ये नहीं लिया था आप लोगों ने? अभी आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। आएगा तो बता दीजिएगा बच्चों को, ठीक है? जरा उसको बोल दीजिए कि भाई जल्दी दो, तैयार कर दिया होगा वो। मॉड्यूल 2 नहीं लिया? मॉड्यूल 2 ले लो, आपके पास भी नहीं है? चलिए यहीं देखिए, कोई बात नहीं, आप देखिए काम हो जाएगा। नाम है, अरे भरत भाई मॉड्यूल 2 ला दीजिए जरा, ठीक है ना? मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 थोड़े समय के लिए बंद हो गया, ये वहां रखवा दीजिए। नहीं नहीं, ये तो है, ये रखवा दीजिए। मॉड्यूल 2 थोड़ा ला दीजिए। और हैंड रिटेन, हमें तो हैंड रिटेन की जरूरत नहीं है, आप वहां ला दीजिए। आ जाओ बच्चों, आज वहां जल्दी हो गया था तो मैंने सोचा जल्दी कर देता हूं आपका। देखो, दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, उसको बोलते हैं स्टैंड एलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किसका होता है? ये कंपनी एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सब लोग बनाते हैं। हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो और बैलेंस शीट पढ़ते हैं वो बेसिकली इसी का होता है। तो ये क्या होता है? ये किसी एक खास कंपनी का होगा, सेपरेट एंटिटी का होगा, ठीक बात है? जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा केमिकल हो गया, टाटा स्टील हो गया, इसका हो गया। लेकिन कंसोलिडेटेड का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है? ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कहेंगे ग्रुप का क्या मतलब, बताऊंगा, लेकिन ये ग्रुप ही तो है, टाटा ग्रुप, रिलायंस, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या डिफाइन करें कि व्हाट इज ग्रुप। डिफाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये सारी डिफिनेशन जो है ना वो आएगी एज पर एज 21, यानी कि हम लोग इस चैप्टर के साथ साथ थोड़ा पानी चाहिए, इस चैप्टर के साथ साथ हम लोग एस भी कंप्लीट कर लेंगे, उस एस का नाम है 21। तो पहले ये समझे आप कि सेपरेट और फाइनेंशियल मतलब सेपरेट ना मैं हूं, लेकिन ग्रुप मतलब मेरा खानदान है, सेपरेट मतलब आप हैं, और ग्रुप का मतलब आपका पूरा परिवार है। तो ग्रुप का मतलब है ए पेरेंट एंड ऑल ऑफ इट सब्सिडियरी। पेरेंट होगा और उसकी सारी सब्सिडरी होगी। पेरेंट किसे बोलेंगे? ऐसे आदमी को जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो। भाई फादर किसको बोलेंगे? जिसके बच्चे हों, बच्चे नहीं तो काय का फादर। तो पेरेंट, जिसको हम लोग होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं, लेकिन एस में वर्ड पेरेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसी कंपनी जिसका एक से ज्यादा सब्सिडरी, मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी। अब सवाल उठता है सब्सिडरी क्या है? तो सब्सिडरी का मतलब है विच इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज। मतलब सब्सिडरी वो है जिसको कोई कंट्रोल करे। तो फिर से देखिए, जो कंट्रोल करे वो पेरेंट, और जो कंट्रोल हो वो कौन? वो सब्सिडरी। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? तो कंट्रोल दो तरह से है। कंट्रोल या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। वन हाफ मतलब 50%। 50% वोटिंग पावर से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे कि ऑनरशिप है, मतलब कंट्रोल है थ्रू ऑनरशिप। या मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब 7 में से 4, 8 में से 5, 9 में से 5, 10 में से 6। तो या तो कंट्रोल ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, और या फिर कंट्रोल ऑन ऑनरशिप हो। कुछ एग्जांपल देते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ए ने बी में 51% शेयर खरीदा है, ठीक बात है। ए ने सी में 60% शेयर खरीदा है, तो ये होल्डिंग कंपनी हो गया, ये सब्सिडरी हो गया, ये सब्सिडरी हो गया, ठीक बात है। मान लीजिए यहां पे 80% शेयर खरीदा है, ठीक बात है। लेकिन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है?
ए ने बी में 55% खरीदा है, बी ने सी में 60% खरीदा है और डी ने सी में खरीदा है। तो देखिए ये सब्सिडरी, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी, ये होल्डिंग है। तो देखो जो बेटे का बेटा है वो भी तो हमारे कंट्रोल में है ना भाई, और फिर उसका जो बेटा है वो तो और कंट्रोल में है। इसका मतलब ए का बी तो कंट्रोल करता ही है, सी पर भी कंट्रोल करता है, डी पर भी कंट्रोल करता है। कौन से तरीके से? इनडायरेक्ट। मतलब आपकी सीधी सब्सिडरी होगी तो डायरेक्ट, और सब्सिडरी की सब्सिडरी होगी तो वो भी हमारी सब्सिडरी है, लेकिन उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। तो यहां सब्सिडरी का मतलब किसी भी तरह की बात, इसको ध्यान दीजिएगा। एस 18 में काम आता है, रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम आता है। तो यहां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से आपका कंट्रोल हो तो चलेगा, क्योंकि यहां जो बात कही गई है कंट्रोल वो दोनों तरह से, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। और मान लो मेरी कोई सब्सिडरी है और उसकी कोई सब्सिडरी है, तो मैं जो सब्सिडरी को बोलूंगा वही वो काम करेगा। तो फिर से देखिए, कंट्रोल हो तो आप सब्सिडरी हैं, कोई सब्सिडरी है तो कोई होल्डिंग है, और दोनों मिला के बताइए क्या है? ग्रुप है। और ग्रुप है तो बताइए कंसोलिडेटेड है। इसका मतलब अगर ग्रुप नहीं है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत सिर्फ ग्रुप में है। ठीक है, चलिए भाई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेपरेट तो हम दिन रात पढ़ते हैं, इस कंसोलिडेटेड की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक बात है। तो देखिए कहता है कंसोलिडेटेड इसलिए होता है कि टू प्रेजेंट द ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल पूरी पिक्चर या पोजीशन या परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। मान लीजिए एच है, ये एस है, ये एस 2 है, इनके पास बहुत सारा लैंड एंड बिल्डिंग है। चूंकि एच का कंट्रोल है तो इस लैंड एंड बिल्डिंग पे एच जैसी चाहे वैसा काम कर सकता है, खेती कर सकता है, फैक्ट्री बनवा सकता है, बात तो माननी पड़ेगी शेयर होल्डर की। और मान लीजिए इनके पास बहुत सारी लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या वो हमारे काम नहीं आ जाएगी? जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी के पास एक बाइक है, तो दादाजी बोलेंगे चल मुझे घुमा के ला। आपने कार खरीद लिया तो दादाजी आपको ही बोलेंगे भाई चलो हरिद्वार लेके चलो मुझे। आप मना कर पाएंगे? तो चाहे एसेट इनके पास हो चाहे इनके पास हो, रिसोर्स कोई भी इनके पास हो इनके पास हो, इस्तेमाल तो हम सब कर सकते हैं और सबका बेनिफिट हम कमा सकते हैं। तो एक ऐसा पिक्चर प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें ग्रुप का पूरा परफॉर्मेंस या ग्रुप की पूरी पोजीशन का पता चले ओवरऑल। टाटा वाले को इतना बड़ा क्यों मानते हैं? उसका कोई एक कंपनी बहुत बड़ा ना भी हो, लेकिन सब मिला के मान लो टीसीएस में बहुत पैसा पड़ा हुआ है और टाटा केमिकल्स को पैसे की जरूरत है। टाटा केमिकल बोलेगा टाटा सन्स को कि सर जरा 200 करोड़ रुपए दिलाइए, वो फोन करेगा टीसीएस को, भाई जरा उसको लोन दे देना 200 करोड़ का। तो क्या टीसीएस मना करेगा? इमीडिएट बैंक ट्रांसफर करवाएगा। तो होता क्या है कि ग्रुप में एक दूसरे काम का, आपने देखा कई भाई अलग रहते हैं, लेकिन जब किसी एक भाई के किसी से लड़ाई हो जाता है तो फोन करता है भैया आओ जरा, सारे भाई आके जमा हो जाते हैं। तो वो तो अकेला है अभी मोहल्ले में, लेकिन जब 10 घर के भाई आ जाते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हम चौड़ा होता है, बता भाई क्या बोल रहा था तू, अभी तुझे देखते हैं। तो पावर जो होती है ना अपनी भी होती है और सब्सिडरी की पावर भी होती है। तो इसीलिए हुआ कि एक ओवरऑल पिक्चर के लिए चीज भी बननी चाहिए, और इसीलिए हम बनाते हैं बेटा कंसोलिडेटेड। अब ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ाने की जरूरत नहीं, सीधे धंधे पे आए जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में आता है कंसोलिडेटेड कैसे बनाए। तो देखो कंसोलिडेटेड के लिए पहले सेपरेट बनाना पड़ेगा, और सेपरेट बन गया रहेगा तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। ठीक से पढ़िएगा, आगे अगर आपने पढ़ा हो ब्रांच और एचओ, तो एचओ का पीएल बैलेंस शीट होता है, ब्रांच का पीएल बैलेंस शीट होता है। ब्रांच का पीएल बैलेंस शीट एचओ में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उसी तरह से यहां जोड़ना है, इतना आसान है ये। पता है एग्जाम में 14 नंबर हर बार आता है, एड ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट ऑन लाइन टू लाइन बेसिस। सुना आपने? लाइन टू लाइन बेसिस में सभी आइटम्स को आप जोड़ें। लाइन टू लाइन का मतलब होता है
करंट एसेट में पीपी, पीपी में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जो है सब वहां है, सब जोड़े। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन वैसे सबको जोड़ना है। करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, डिवेंचर, प्रोविजन, दो बैलेंस शीट उठाइए और दोनों बैलेंस शीट के कॉलम को मर्ज कर दीजिए, ये मानते हुए कि वो सब भी तो हमारा ही है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हो तो कैंसिल कर दीजिए। ये ध्यान से पढ़िएगा, अमलगमेशन में भी काम आएगा, ब्रांच में भी काम आएगा। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। मान लीजिए होल्डिंग के डेटर में दिखाई दे रहा है कि मुझे सब्सिडरी से 50,000 रुपए लेने हैं, तो सब्सिडरी के क्रेडिटर में दिखाई दे रहा है कि मुझे होल्डिंग को 50 देना है। अब देखो अलग अलग है तो सही में देना और लेना है, लेकिन अगर पूरी फैमिली ही एक है तो क्या सही में हमें पैसे देने और लेने हैं? तो एक ही बैलेंस शीट में इधर दिखाएं फिर इधर दिखाएं कि मुझे खुद से 50 लेना है, मुझे खुद को 50 देना है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो बात ये, ऐसे में क्या करना चाहिए हमें इन दोनों को कैंसिल कर देना चाहिए। बाकी डेटर जोड़ेंगे, बाकी क्रेडिटर जोड़ेंगे, लेकिन म्यूचुअल जो होगा उसको कट्टा मार देंगे। ठीक है ना, जो म्यूचुअल होगा हम उसको कट्टा मार देंगे। तो ये म्यूचुअल जो डेटर क्रेडिटर है, बीपीबीआर है, लोन दिया, लोन लिया, वो सब हम हटा देंगे। तो याद रहेगा, सारे आइटम को लाइन टू लाइन जोड़ना है लेकिन म्यूचुअल को हटा देना है। अब एक समस्या और आती है, गुडविल कैपिटल लेजर। देखिए जब म्यूचुअल आप कैंसिल कर रहे होंगे ना, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, इधर शेयर कैपिटल होगा और इधर इन्वेस्टमेंट होगा। ये बता रहे होंगे हमारा 10,000 का शेयर कैपिटल है, ये बता रहे होंगे 60% हमने खरीद कर रखा हुआ है, लेकिन ये 60% जरूरी तो नहीं कि हमने 6,000 में खरीदा हो, मार्केट में सस्ता महंगा मिलता है। हो सकता है हमने 60% शेयर 7,000 में खरीदा हो, 8,000 में खरीदा हो, 10,000 में खरीदा हो, 12,000 में खरीदा हो, या 4,000 में खरीदा हो, ऐसा हो सकता है। तो कैंसिल तो इसको भी करना पड़ेगा, ये भी म्यूचुअल है। मतलब एक का इन्वेस्टमेंट है कि मुझे इससे पैसे लेने और इसका रहा है मुझे देना है, तो कैंसिल तो ये भी होना है। लेकिन कैंसिल चूंकि ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? गुडविल या कैपिटल लेजर। विल से इट गुडविल और कैपिटल लेजर। ठीक बात है दोस्त। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर इन सब्सिडरी कंपनी लेंगे। 60 है ना, तो 60 लेंगे। और सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व में जो प्री एक्विजिशन है, प्री एक्विजिशन मतलब समय से पहले, मेरे इक्विजिशन करने से पहले, क्योंकि इक्विजिशन के बाद का तो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, पहले वाले का दाम देना पड़ता है। तो प्री इक्विजिशन जो भी रिजर्व में सरप्लस है वो ले लेंगे, और इन दोनों में से क्या घटा देंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लेस कर देंगे। आपको भी नहीं मिला ये वाला मॉड्यूल? किसी को नहीं मिला आज? बस अभी आ जाएगा, आज ही मिल जाएगा मेरे ख्याल से। मैं बोलता हूं उनको आज ही मंगा लें, कम से कम 10-15 कॉपी तो मंगा लें। अरे ये हैंड रिटेन अकाउंट का 10-15 कॉपी तो मंगा लीजिए, अभी बच्चों को दे दीजिए ना, उनको को जरूरत है। चलें बेटा, तो याद रखिएगा ये कैलकुलेशन बेहद जरूरी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने प्रॉफिट को बांटें। तो क्वेश्चन बताएगा कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। जैसे मान लीजिए हमने खरीदा है 1/4/23 को, तो 1/4/23 से लेकर बैलेंस शीट डेट तक का जो होगा उसको बोलेंगे पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। और इसके पहले का जो होगा उसको बोलेंगे प्री। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में निकालेंगे। माइनॉरिटी का मतलब अगर मेरी 60% होल्डिंग है तो 40% का मालिक तो कोई और है। तो अगर मैं सारी एसेट्स को अपना मान रहा हूं तो याद रखिए 40% माइनॉरिटी को आपको देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि 100% होल्डिंग तो है नहीं। तो माइनॉरिटी का जो भी कैपिटल होता है वो निकाल कर रख दीजिए, 40%, 30% जो भी है। जो प्री इक्विजिशन प्रॉफिट है वो हटा दीजिए, पोस्ट इक्विजिशन के उसका दोनों में प्रॉफिट होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। सीएफएस का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक बात है। तो एक ना इसी पे आता है क्वेश्चन, चलिए पहले मैं आपको इसी पे क्वेश्चन कराता हूं, फिर और करूंगा। लेट स्टार्ट। यही देख लीजिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन। मान लीजिए 5 लाख है, प्री इक्विशन प्रॉफिट ये है और ये है, हमने इन्वेस्टमेंट किया 80% होल्डिंग पे, आपको कैपिटल रिजर्व, गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 अलग है और 2 अलग है, हम ऐसे लिखेंगे माइनॉरिटी और होल्डिंग। ठीक बात है, 20% और 80%। ये देखिए इक्विटी शेयर हम बांट लेंगे, 5 लाख है ना, 20 और 80 कर लेंगे बेटा। अच्छा ये 70 होता तो क्या करते, 30 और 70, 75 होता तो 25 और 75 कर लेंगे। प्री इक्वेशन इसको भी बांटेंगे 2 हिस्सों में, 20 कितना होगा और 80 कितना होगा, 2,40,000, 60 और 2,40,000 दिखा देंगे। ठीक है, और 2 लाख कितना होगा, 20, 40 और 1,60, ध्यान दीजिए। तो ये 40 दिखा देंगे और 1,60 बेटा यहां ना दिखा के एक और बनाते हैं, एक तो कैपिटल रिजर्व गुडविल है और एक होता है कंसोलिडेटेड पीएल, उसको अपने प्रॉफिट में जोड़ लेते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, तो बाद में देख लेंगे। ये देखिए ये जोड़ के जो भी आए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, ये जो आए उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटाइए, बताइए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 लाख। अब बताइए जो चीज मैंने एक्वायर की है वो है हमारी 6,40 की, और मैंने 6 लाख में खरीद लिया तो गेन हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर ये 6 की बजाय 7 लाख में खरीदते तब बताइए लॉस होता, लॉस को क्या बोलेंगे, गुडविल। तो याद रहेगा बच्चों को ये। आइए इसी बात पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। अरे ये फाइल तो है ही नहीं। अभी ऐसे ही चलेगा बेटा, रेगुलर क्लास का हो नहीं पा रहा है। भरत जी, भरत जी हो ना, मुझे फाइल चाहिए यार, फाइल है ही नहीं इसमें। वॉल्यूम 2 का हम बोले थे, वॉल्यूम 2 को डलवाई अपने, वो डलवा दिया था क्या डॉक्यूमेंट में? हाय 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 हाय, छोड़ दीजिए, ठीक है, आ गया है, थैंक यू। आइए अरे भरत भाई, हेलो। अरे वो कॉन्सेप्ट का डाला हुआ है यार, मुझे प्रैक्टिस का चाहिए, कैसे होगा अब?
अतुल होगा ना, अतुल को बोलो जरा जल्दी से। अतुल जी, एडवांस अकाउंट वॉल्यूम 2 प्रैक्टिकल का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट्स मुझे जल्दी से टेलीग्राम कीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं क्लास में हूं। नालायक हैं लोग। एफएम है, कॉस्टिंग है, अकाउंट का डाला ही नहीं। गजब के लोग हैं। नहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं फोटो खींच के देता हूं, अभी वो डालेंगे। क्वेश्चन निकालिए। नालायक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देख लीजिए, काम चलाऊं, वो अभी भेज रहे हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ ठीक है, आ गया। ये देखिए, पढ़िए कि भाई इस केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व, गुडविल और होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय पीएल कितना होगा वो निकालना है। अगर उनका अपना पीएल कितना है, 2 लाख है। अब ये 4 केस है, चारों केस को बेटा अलग अलग समझना है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। मतलब इसको पढ़ते समय हमें दूसरे से मतलब नहीं रखना, दूसरे को पढ़ते समय पहले से नहीं रखना। अब देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ये है, परसेंटेज 90% है, कैपिटल इतना है, पीएल इतना है। और बैलेंस शीट डेट आते आते पीएल 70 से बढ़ के कितना हो गया है, सॉरी 50 से बढ़ के कितना हो गया है, 50 से बढ़ के 70। तो क्या हम कह सकते हैं प्री 50 है और पोस्ट 20 है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम बनाएं, कॉपी निकालिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा आपकी। मेन बात तो प्रैक्टिस ही है। घर पे थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि नहीं? यहाँ के 1.5 घंटे को घर पे 3 घंटे सपोर्ट कीजिए तो मजा है। लिखिए, हम बनाएंगे इस तरह का कि स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कंसोलिडेटेड पीएल। रिजर्व होता है तो रिजर्व भी बनाते हैं, लेकिन अभी इतने से काम हो जाएगा। ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये है होल्डिंग कंपनी जो भी उसका नाम हो, ये है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल,
ये है कंसोलिडेटेड पीएल। एडवांस अकाउंट के टेलीग्राम में सब डाल दीजिए, एडवांस अकाउंट टेलीग्राम में पूरा डाल दीजिए। वॉल्यूम 2 प्रैक्टिकल खाली डालिए, कॉन्सेप्ट डालने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 2 भी डाल दीजिए और बस वॉल्यूम 2 डाल दीजिए, बाकी तो है। हम शेयर कैपिटल के 2 हिस्से करेंगे, क्या क्या परसेंटेज है? एक सेकंड मुझे ओपन कर लीजिए, कहीं कोई गलती ना हो। मैं देख रहा हूं ये 10% है, 90% है, तो बांटिए बेटा। हमारा कैपिटल है 1,00,000, बांटिए तो 1,00,000 ही है ना, बांट के बताइए 90 और 10। ठीक, अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है देख के बताइए। 50,000, बांटिए तो इसको। बोलिए। लिखा मैंने सही है, गड़बड़ कर दिया, 10 और 90। ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाता है भाई साहब, उल्टा पुल्टा पड़ जाता है। कभी आपने देखा होगा आदमी बिजी हो तो मटर सारे बीज छील के डाल देगा उधर और छिलका अपने प्लेट में, छिलका जमा होता रहेगा, बीज सब उधर जाता रहेगा मटर। चलिए 50,000 को बांटिए भाई साहब, 5 और 45। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोले कितना है? 20,000 है बेटा, तो 2,000 और यहां रखेंगे, है ना, 18,000। और कंसोलिडेटेड बनाने के लिए उसकी रेवेन्यू को अपने रेवेन्यू से जोड़ लेते हैं। तो एच का पीएल कितना है? 2,00,000 है ना। और अब हम इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 1,40,000। आपने पढ़ा है कि नहीं सब लोगों ने पहले एक बार? गुड। चलिए बेटा बताइए, जोड़िए, माइनॉरिटी जोड़िए। 17,000 ये जोड़िए, कितना? हाँ जी, ये 135 कैसे आएगा? 10, 5, 2, ये दोनों जोड़ के घटाइए। देखिए 1,35 के बजाय 1,40 हमने दिया है, तो निगेटिव जब आ जाए तो क्या बोलेंगे? गुडविल। पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। और ये बताइए 2,18,000। तो सब लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए। यही स्टेटमेंट काम आना है, कुछ नहीं है होल्डिंग में। पता नहीं बच्चे क्यों फंसते हैं। ये स्टेटमेंट जो बनाना सीख गया, समझिए कि 80% होल्डिंग खत्म। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे ना होल्डिंग आते आते उनका बैटरी डाउन हो जाता है। इसे मैं भारी मानता हूं अमलगमेशन को, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री वगैरह लेजर वगैरह बहुत बनाना है। इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं। स्टेटमेंट का नाम भी जरूर लिखिएगा। ये मैंने कराया केस 1, अभी आपसे और कराते हैं केस 2। थोड़ा सा रुक जाइए।
बोलिए भाई, हो गया सबका? लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम केस नंबर 2 करते हैं। पढ़िए, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है कि 85 है, 104 है, शेयर कैपिटल तो वही है, ये देखिए कम हो गया, बढ़ने की बजाय मतलब लॉस हो गया। ऐसा हो सकता है भाई, कभी प्रॉफिट आता है कभी लॉस होता है। अब हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, शुरू करें। आइए, एक बार अपने से खुद से बनाइए, यही हाथ पकड़ना है, ये अगर पकड़ा गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, परसेंटेज बताओ। 15 और 85। कैपिटल में देख रहा हूं 1 लाख है। 15 और 85। डन है। प्री इक्वेशन प्रॉफिट है 30,000, बांटिए इसको। 45, 45, 100 और 25,500। पोस्ट इक्वेशन बताइए। 10,000 का लॉस है तो 1,500 यहां से माइनस होगा, 8500 यहां से माइनस होगा। और पीएल अकाउंट तो आपको पता ही है 2 लाख। कॉस्ट थोड़ी कम है, कॉस्ट है 104। चलिए तीनों निकालिए तो आप लोग। कोई बता नहीं रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है, लीजिए। पहले का बताइए। कितने हजार? पहले का 18,000, दूसरे का दोनों जोड़ के माइनस कीजिए। हाउ मच? पॉजिटिव आए तो कैपिटल जर, और ये दोनों माइनस करके बताइए। 1,91,500। उम्मीद है केस 3, केस 4, केस 5 कर लेंगे। अब आइए आपको कुछ और बात पढ़ाते हैं। चलें आगे। हाँ अभी पढ़ाते हैं। अब आइए बेटा, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ लीजिए C2 है। आ जाए तो बोल दीजिएगा, बच्चे जाके ले लेंगे, या आप आ जाइएगा 5 लेकर। डिविडेंड का सब्सिडरी कंपनी में क्या होना है? आप सब जानते हैं डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, कोई कहने की जरूरत नहीं है ना? पहले प्रेफरेंस को मिलता है, बाद में इक्विटी को मिलता है। जो बांटता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके लिए बेसिकली एक्सपेंस है,
और जिससे रिसीव होता है उसके लिए इनकम है। एक्सपेंस की बजाय लीगली इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एफएम में भी पढ़ा था हम लोगों ने, एप्रोप्रिएशन मानते हैं ना बेटा। तो पीएल अकाउंट टू डिविडेंड पेबल टू बैंक। सब्सिडरी में इंटीग्रल हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो होगी। और ऐसा करने से देखिए पीएल कम होगा और बैंक कम होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रॉफिट है कहां से बटा है, प्री से या पोस्ट से, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के लिए इनकम की बात आएगी, लेकिन वो इनकम इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई होल्डिंग है क्या है, मतलब प्री है कि पोस्ट है। AS13 आपने पढ़ा है, पढ़ाएंगे हम। AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वो कहता है कि जब हमें कभी डिविडेंड मिलता है तो उस डिविडेंड को देखना चाहिए कि हमारे शेयर खरीदने के डेट से पहले से है कि बाद से है। पहले से है तो हमने एक्स्ट्रा प्राइस पे किया होगा, वही मुझे रिटर्न मिला है, तो उसको मानते हैं कैपिटल की रिकवरी। लेकिन अगर बाद वाले प्रॉफिट से है तो इसका मतलब वो तो हमारी रेवेन्यू इनकम है, वो हमारे पीएल में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट पीएल में जाता है वैसे डिविडेंड भी जाएगा। तो नॉर्मली तो पीएल में जाता है, लेकिन प्री से मिले तो इन्वेस्टमेंट में। तो देखिए होल्डिंग के बुक में पहले तो ये ध्यान रखिएगा पूरा आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा 70, 80, 90 जो भी आपकी होल्डिंग है, 10 मिलेगा नहीं। 10 की अकाउंटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपने बुक में करेगा और उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनॉरिटी के बुक्स तो अपनी अलग है, ठीक है। लेकिन जितना हमें मिलेगा अगर वो प्री इक्वेशन से है तो हम इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट में कम करेंगे, और पोस्ट इक्वेशन से है तो बताइए प्रॉफिट लॉस में जोड़ेंगे। हम चाहे तो इसकी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। डिविडेंड जो मिलेगा अगर प्री है तो इन्वेस्टमेंट, पोस्ट है तो पी। ध्यान रहेगा, ये बहुत जरूरी बात है, आगे हर क्वेश्चन में काम आएगा। याद आया बेटा आपको? थोड़ा पहले भी करा था हम लोगों ने, आप लोगों को याद आया? पढ़ा आप लोगों ने? ध्यान आया? नहीं आया तो अभी देख लो। मतलब सीधी सीधी बात करना चाहता हूं, प्री और पोस्ट करना है। होल्डिंग में सब्सिडी कोई मतलब नहीं इससे, सब्सिडी के लिए होल्डिंग प्री और पोस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो तो कंपनी, उसको क्या मतलब है कौन कब शेयर खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, ठीक। एक क्लेसेशन लेते हैं। मान लीजिए हमारी होल्डिंग है 60%, यहां हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। इधर का 5 है, इधर का 3 है। अगर हम 2 बांट रहे हैं डिविडेंड, तो सबसे पहले याद रखिएगा हम डिविडेंड हमेशा लिफो बेसिस पे मानते हैं। लिफो का मतलब लेटेस्ट प्रॉफिट, क्योंकि पुराना वाला प्रॉफिट तो बट गया होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है, या पुराना वाला प्रॉफिट नहीं भी बटा है ना तो इन्वेस्ट हो गया होता है। तो हमारे पास काम कौन सा आता है? जो लेटेस्ट वाला। तो इसको बताइए 2 कहां से मानेंगे, 3 से मानेंगे कि 5 से? 3 से मानेंगे, और 3 से मानेंगे तो इसका नेचर क्या होगा? प्री की पोस्ट, पोस्ट, और पोस्ट वाला बताइए कहां जाता है? तो हमारी एंट्री होगी बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएल। अच्छा 2 लाख बांटा है तो हमने 1/20 क्यों लिखा? जितना शेयर होगा वही लेंगे ना, 70 तो 70, 60 तो 60। और आगे बढ़िए, मान लीजिए 4 लाख बांटा, आप बताइए। तीन यहां से और 1 यहां से, तो 3 का जो हमारा शेयर होगा वो पीएल में जाएगा, और इसका जो शेयर होगा वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि मेथड तो लिफो है ना। एंट्री बताइए क्या ये ठीक है? 3 का 60% और 1 का 60%। लाउड एंड क्लियर? बैंक आ गया? चलें आगे चलें, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर बेटा 2.2। ये वाली बुक तो है ना सबके पास? अब वो भी थोड़ी देर में आ रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें, वो भी आ रहा है। 2.2 पढ़िए। रेडी? ये देखो 3000 शेयर हैं, 480, कैपिटल 5000 शेयर है। बताइए हमारी होल्डिंग कितनी परसेंट है? हमारी होल्डिंग कितने परसेंट है? 60। खरीदा कब है ये ध्यान देना, 31/7/2001। पीएल अकाउंट 2001 का ओपनिंग बैलेंस इतना है,
और ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना कमाया, लास्ट में 40% प्रॉफिट हमने बांटा है। ठीक बात है, रिकॉर्ड कीजिए। 40% मतलब कितना होता है? 5 लाख का 40% 2 लाख होता है बेटा। तो कहां से मानेंगे, यहां से मानेंगे कि यहां से मानेंगे? प्री या पोस्ट से? पोस्ट से मानेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है, हमने साल के बीच में शेयर खरीदा है, तो पोस्ट से ना करके बोलेंगे करंट ईयर से। और करंट ईयर में भी थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा, मैं बताता हूं। क्वेश्चन देख लीजिए आप, अपनी किताब में क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा है ये। 2.2, ये ना तैयारी हो रही है बड़ी लड़ाई की। बड़ी लड़ाई तो बनाना है कंसोलिडेशन, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में रहेंगी। ये देखो बेटा, हमारा साल कब से शुरू हुआ होगा? ये तो दिया नहीं है। कैलेंडर ईयर है, सबसे नीचे लिखा हुआ है। कौन सा ईयर है? कैलेंडर कब से शुरू होता है? हमने एक बार कब किया है? 31/7। बताइए कितने महीने इधर हैं और कितने महीने इधर हैं? 7 इधर है, 5 इधर है। क्लियर है? ओपनिंग पीएल कितना है? 1.25। और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना कमाया है? लास्ट में है 4.25। आपने डिविडेंड कितना बांटा है? ये लास्ट में छोड़िए, हमने तो बांट दिया डिविडेंड। डिविडेंड कितना बांटा है? 2 लाख। कहां से मानेंगे? इस वाले में से मानेंगे, हाँ या ना? लेकिन इस वाले का नेचर गड़बड़ है, क्योंकि साल के बीच में एक्विजिशन हुआ है। तो हमें जो डिविडेंड मिलेगा, एक तो 2 लाख का हमें सिर्फ मिलेगा 60%। यस और नो? टेल मी हाउ मच? और इसका नेचर 7 और 5 के रेशियो में है, तो ये थोड़ा प्री होगा और थोड़ा पोस्ट एक्विजिशन होगा। तो 1/20 का 7/12। इस बैच को ना पढ़ाने में एक तरह से अच्छा भी लगता है। इसमें ना सब कुछ, अब हाँ हाँ सर ये लिखो ये लिखो, पहले से आपके दिमाग में रहता है। बढ़िया है। वहां तो कई बार यही बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर 7 कहां से आ गया? क्योंकि बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है, पहली बार तो पहली बार ही होता है। आधे तो ध्यान भी नहीं दे रहे होते बताते समय, बाद में हाँ ये क्या आ गया, 7 कहां से आ गया? चलिए बताइए, ये बोलिए बेटा कितना? 50। कोई बोले जन एंटी तो कर लेंगे। बैंक 1/20, प्री वाला इन्वेस्टमेंट डाल देंगे बेटा, और 2PL। ठीक बात है ना? तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं करता हूं, लिख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे मैं कम ही लिखवाता हूं, आप देखती हैं। हाथ थोड़ा सा जम जाएगा ना। सर बोल दिया मैंने, सर को, मामा जी को बोल दिया।
हाँ जी बच्चों, हो गया। चलिए 2.1 देखते हैं, ठीक है। हमने 80% शेयर खरीदा, ठीक है। डेट का ध्यान रखें, डेट बहुत जरूरी होता है इसमें। कैपिटल उस दिन इतनी थी और पीएल अकाउंट इतना था। ड्यूरिंग द ईयर हमने कमाया 20,000 और डिविडेंड बांट दिया 15,000। बताइए डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे होगी, पहली बात। और बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व, गुडविल वगैरह बनाना है। चलिए पहले डिविडेंड पढ़ते हैं। डिविडेंड हम इसी में से मानेंगे बेटा, क्योंकि ईयर इन में बांटा है और ये पूरा इस साल का है, क्योंकि साल के शुरू में एक्विजिशन हो गया था। तो क्या इसको हम पोस्ट एक्विजिशन मान सकते हैं? और पोस्ट एक्विजिशन पूरी तरह कहां जाता है? पीएल। 20,000 का हमें कितना परसेंट मिलेगा? परसेंटेज दिया है 80% है, तो 20 का 80% कितना होता है? 16,000। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आओ बेटा, ये बड़ा जरूरी है ये डिवीजन। इस लाइन के बगैर ये चैप्टर बन ही नहीं सकता। तो सब लोग ना इसको लिखने की आदत डालें। एकदम वर्किंग जो किताबों में 2-2 3-3 पन्ने का है, मैं 2 स्टेटमेंट में समेट दिया है मैंने। और 100% इंटर फाइनल के सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनाना है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। और एक वो बनाना है जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था। बताइए डेट ऑफ इक्विजिशन बेटा कब है? 1 जनवरी 2021। और बैलेंस शीट कब बन रहा है? 31/12/21। ओपनिंग पीएल कितना है? 60,000 है। ओपनिंग पीएल कितना है बताइए देखकर। सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में ओपनिंग पीएल दिया है ना? 60 है, 60। सेकंड लाइन देखो ना। और उसके बाद कितना कमाया बेटा जी आपने साल में? 20। डिविडेंड कितना बांटा? पूरी तरह से ये पोस्ट है, क्योंकि प्री तो इसको बोलेंगे ना। तो डिविडेंड आपको कितना मिलेगा? 15,000 का 20% नहीं, 80% आपको मिलेगा 12,000। बोला जनरल एंट्री बताओ। तो अब की बार एंट्री में ज्यादा पंगा है नहीं। अब की बार सीधी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू पीएल। चलिए चाहे तो इसको लिख लें, ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है। मैं तो कहता हूं यहीं से लिख लें। ये प्री पोस्ट जरूर कर लीजिए बेटा। याद रखिएगा पोस्ट में बचा हुआ 5 है, क्योंकि जानते हैं ना बांट देने के बाद काम खत्म हो जाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने चॉकलेट खा भी लिया फ्रिज में भी रखा हुआ है। या तो पेट में होगा या फ्रिज में होगा। चॉकलेट कैसा लगता है गर्ल्स, आप लोगों को अच्छा लगता है? आदमी खाने की चीज होती है, महावाहियात चीज है। अब आप लोगों को पता है क्यों अच्छा लगता है? आप बचपन से खाए हैं। हम लोग उस समय में चॉकलेट था नहीं, तो हम लोगों ने कभी चॉकलेट खाया नहीं। तो हम लोग को चॉकलेट पैसे देके तो खाने का हमने आज तक नहीं कभी सोचा। फ्री में कोई खिला दे तो अलग बात है। हम लोग दूसरी दुनिया के लोग हैं ना, दूसरे जमाने के लोग हैं। एक जनरेशन
बीत गया, अब आप लोग दूसरी जनरेशन है, थोड़े दिन में तीसरी जनरेशन आ जाएगी। कर लिया बच्चों ने? ये कैलकुलेशन नहीं भी लिखे तो भी हो जाएगा, मेन तो ये जनरल लिखनी थी। अब देखिए इसमें पूछा है गुडविल, कैपिटल रिजर्व सब बनाना है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट मैंने सिखाया है ना। देखिए उसमें ये हो गया प्री, ये 5 हो गया पोस्ट, बाकी कैपिटल तो जो है सो है ही। किसी को लिखना है ये? लिखो बेटा लिखो। आर यू रेडी बेटा? कोई दिक्कत इसमें? तो चल हम लोग अब ये वाला स्टेटमेंट बनाते हैं, क्वेश्चन में बोला है बना के दिखाओ। ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कैपिटल रिजर्व गुडविल बोला है, तो ये वाला लाइन हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए बेटा शुरू करते हैं। परसेंटेज कितना है? 20 एंड 80। चलिए फॉर्मेट बनाइए तो सब लोग जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, बस इसी को एक्सटेंड कर देंगे, कंसोलिडेशन का कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। एक दो एडजस्टमेंट्स होती हैं रिवैल्यूएशन की, अनलाइज प्रॉफिट की, बस हो गया। एक डिविडेंड, अनलाइज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, बोनस, 4 तो आइटम है। इंटर में तो कुछ है ही नहीं कंसोलिडेशन में, फाइनल में मजेदार है। इंटर में S21 लगता है, फाइनल में 110 लगता है, इंडेस 110। सब कुछ जो इंटर मन से पढ़ेगा फाइनल में फसल काटेगा, चाहे वो लॉ तो खैर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ऑडिट हो। आपने देखा ऑडिट वाले सर ने एक दिन आप लोग कंबाइंड पढ़ा दिया, पढ़ाया था क्या एक दिन? ऑडिट वाले सर ने कंबाइंड पढ़ाया था एक दिन, तो फाइनल में क्या अलग था? वही चीज है। फाइनल का टैक्स, फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स, जिसने भी इंटर मन से पढ़ा उसके लिए कुछ नहीं है। मेहनत बेटा आप इंटर ये समझ के करिए कि आपकी सीए की डिग्री हो रही है। इंटर पास करने के बाद फाइनल में फंसने का कोई मतलब नहीं है। करें? शेयर कैपिटल बोलिए बेटा, बांटिए तो जरा। प्री इक्वेशन बताइए। 60,000 बोल रहे बच्चे। डील बताइए, प्री इक्वेशन प्रॉफिट, फोटो बनाया था हम लोगों ने, ये यही तो है 60,000। चलिए बांटिए 60,000 को। 12 और 40। अच्छा पूछा है यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है, तो एक बार माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां भी निकाल सकते हैं। 1/1/2021 बताओ भाई, 32,000। बाकी पोस्ट में कितना बचा हुआ है? 5। कमाया तो था ज्यादा 20, लेकिन बचा हुआ 5 है, क्योंकि 15 तुमने बांट दिया। चलिए बताइए कितना बटेगा? 1 और 4। 4 यहां गलत लिख दिया मैंने, यहां होगा। कॉस्ट बताओ बेटा। 1/40 माइनस करो। 33 एज ऑन 31/12/21। और यहां बताइए हाउ मच बेटा? 12,000 निगेटिव है, गुडविल होगा।
और ये वाला मत कीजिए क्योंकि हमें इसके बारे में डाटा अवेलेबल नहीं है। अपना प्रॉफिट नहीं पता ना, एज का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, नॉट अवेलेबल, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया, पूछा भी नहीं था। अब आइए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक खास प्रॉब्लम है जो कहता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, वो हम बताना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट भी एग्जाम में आया था। रेडी है सब लोग? अभी बहुत टाइम है, आज बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आज घर पे थोड़ा लाइट लगाइए, मत देखिए कि कब सोना है कब उठना है, ये सब फालतू लोगों की बातें हैं। सक्सेस में बेटा दीवानगी के बगैर लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। काम करके सोचेंगे काम कर रहे हैं तो आपको तनाव टेंशन हो जाएगा, और यही मेरा काम है, यही मेरी जिंदगी है करके सोचेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं। 24 घंटा पढ़ सकते हैं, आई रिपीट, बिल्कुल 24 घंटे पढ़ सकते हैं। जब बहुत शरीर ना साथ दे तो थोड़ा सो जाइए, बस बात खत्म। आइए, एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, आ रहा है आप लोगों के पास, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देखिए इतना तो हमने पढ़ चुका है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल होता है, प्री इक्विशन पोस्ट इक्विजिशन, इतना तो सबने पढ़ लिया। लेकिन लॉस होना शुरू होता है तो क्या करते हैं, लॉस को भी घटाते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन में आया नहीं, तब 1500 लॉस तो मैनेज कर दिया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो और लॉस होने लगे, इतना लॉस होने लगे कि माइनॉरिटी हो जाए निगेटिव। तो देखिए लिमिटेड लायबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, माइनॉरिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा या मिनिमम कहां तक जाएगा, 0 तक। 0 के बाद निगेटिव नहीं होगा, लेकिन लॉस तो हो रहा है। तो उस समय जो माइनॉरिटी का भी शेयर होगा ना 0 के बाद, आफ्टर 0, बताइए वो कहां जाएगा, वो होल्डिंग को दे देंगे। मतलब नियम से तो माइनॉरिटी को लेना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी अब जानते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। माइनॉरिटी बोलेगा मैं तो नहीं दे रहा, मेरे शेयर जब्त कर लो, और क्या कर लोगे भाई। तो ऐसे सिचुएशन में माना जाता है कि भाई होल्डिंग कंपनी बड़ा भाई है, ये उसके लॉस को भी बियर करेगा, याद रहेगा। तो यहां जाएगा। अच्छा मान लो फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट होना शुरू होगा तो जानते हो क्या करेंगे, पहले माइनॉरिटी को नहीं देंगे, जितना लॉस हमने बियर किया है आपके बदले वो मैं काट लूंगा, और उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू होगा तो मैं आपको दूंगा। समझ रहे इस बात को, फिर से पढ़ो। लॉस शुरू में होगा तो कोई बात नहीं, माइनॉरिटी को दो, माइनॉरिटी को दो, लेकिन माइनॉरिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद लॉस कंसोलिडेटेड में देंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो पहले कंसोलिडेटेड से काट लेंगे, तब उसके बाद माइनॉरिटी में हम ऐड करेंगे। देखो ऊपर बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा अगर नीचे आ गए तो अलाउ नहीं है। ये हिस्सा कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड पीएल में, और प्रॉफिट होगा तो भी कंसोलिडेटेड पीएल में, लॉस होगा तो भी कंसोलिडेटेड में, और फिर इसके बाद जब आएगा तो कहां जाएगा, माइनॉरिटी। याद रहेगा बच्चों को। आइए पढ़ते हैं फिर। बाबू एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13.1, नहीं 3.1, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। मिला? या जिसका आंसर नहीं है वो कराते हैं, इसका तो आंसर आपको स्टडी में मिल जाएगा, इसका आंसर पता नहीं होगा नहीं होगा, ये करा देते हैं। एग्जाम क्वेश्चन है, नवंबर 23 में आया है। देखो 80% इक्विटी है, कॉस्ट है 58,000, कैपिटल 50,000, रिजर्व 464 है। ना ना एक लिखो इसको,
एक लिखो, ये जरूरी है। अब देखिए यहां लॉस होना शुरू हो गया, फिर यहां प्रॉफिट होना शुरू हुआ। कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो हर साल के लास्ट में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। अब 14 का आएगा, अब 15 का तो नहीं आता, 14 का आएगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो हर साल बदलेगा नहीं, जब तक परसेंटेज नहीं बदलोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बदलेगा। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो पहले शुरू में निकाल के रख देते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन शुरू करो। बताओ भाई, शेयर इन इक्विटी शेयर, कॉपी पे लिखो। 50 लाख का 80%, बताओ बेटा। बाकी तो मैं ऑडिट करा ही देता हूं, इस चैप्टर में थोड़ा मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, पूरी रात अपनी है। तुम लोग सही में मेरी बात सुनते हो कि नहीं, रात में पढ़ते हो कि नहीं तुम लोग, कितने बजे सोते हो? हाँ, और उठते कितने बजे हो? 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, ये नहीं कि 10-11 बजे उठ रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ। चलो मत सुनो किसी बाबा की बात। रामदेव सबको योगा सिखाते रहे, सारे बिजनेसमैन योगा सीखने गए, रामदेव ने सारा व्यापार ले लिया उनका, क्या फायदा हुआ? ठीक बात है कि नहीं? तो इसलिए इस बात का ध्यान दो। दिखाओ तो बेटा कौन सा वाला है। हाँ ठीक है, ठीक है, बाद में देख लेना, ये रखो, ले लिए ले लिए। अब आओ, दोबारा मत लेना, ठीक है ना। ये नहीं कि फिर एक बार ऐसे ले लिया और फिर एक बार काट दिखा के ले लिया, ऐसे नहीं करना। फालतू में चीजें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। पहले ना हम लोग नोट्स बांटते थे बिना कार्ड के, तो अगर बैच में 1200 बच्चे हैं, पहले तो बड़े बड़े बैच होते थे 1200-1500, तो हम लोग ना 2000 फोटो कॉपी कराते थे। बताइए क्यों? हमें पता था कुछ कमीने 2-3-4 ले जाएंगे अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे हॉस्टल के लिए, हमें पता था। तब उन्होंने कार्ड बनाया। कार्ड किसी और काम के लिए नहीं है, नोट्स के कंट्रोल के लिए। अच्छा, वो वहां से टेस्ट में से ले आता था। सर टेस्ट में से सीट अलग बात है, बट ये बहुत कॉस्टली होता है। मजे मजे में बच्चे लाते हैं, कोई बात नहीं। शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये है ना 464 का 80% बताइए। $370। और बेटा इसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटा दो, 58 लाख। मुझे लगता है खूब ढेर सारी गुडविल हमने दी है, और ये गुडविल हर बार होगी, पहले साल भी होगी और उसके बाद भी होती रहेगी। 14 लाख 28,800, 14-28-800। अब गुडविल तो चेंज होगा नहीं, गुडविल तो फर्स्ट में ही रहेगा, सेकंड में रहेगा, थर्ड में रहेगा, फोर्थ में रहेगा, फिफ्थ में ही रहेगा। गुडविल इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पढ़ाना चाहता हूं, आइए वो पढ़ाता हूं। ये लिख लिए सबने? पॉइंट 1 लिख लो। ये तो काम हो गया। और लिखना ये कि यही होगा एट एंड ऑफ एवरी ईयर, डेट ऑफ इक्विशन पे भी यही होगा, बाद में भी यही होगा, उसमें कुछ चेंज तो हो नहीं सकता। पोस्ट वाला तो कोई मतलब है नहीं हमें। अब आओ बेटा शुरू करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 3.3 स्टेटमेंट ऑफ EMI। जैसे स्टडी में दिया है वैसा फॉर्मेट नहीं लूंगा,
मैं थोड़ा और उसको बढ़िया से करके लेता हूं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड पीएल, ठीक है। मेन मकसद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, कंसोलिडेटेड पीएल तो मैंने मजबूरी के लिए, बैकअप के लिए लिखा है। बेटा डेट बताइए, एक कब एक्वायर किया था? 4/16, ठीक। बताइए आपका कैपिटल कितना है जिसका मुझे शेयर लेना है, कितने परसेंट? 20%। कैपिटल है आपकी 50 लाख, बताइए। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है बेटा? 464, बताइए। 92,800। तो कोई पूछे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1/4/16 को, तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, 10,92,800। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आना शुरू हुआ, ठीक है ना। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो बेटा जी, वो भी लेंगे, लॉस हो वो भी लेंगे। चलो पहले इतना लिख लो बढ़िया से। ईयर कौन सा है? 16/17। 14,50,000 है। बताओ तो भाई लॉस का परसेंटेज? 290। ऐसा करने से मेरा माइनॉरिटी घट गया, 31,317 को घट के ये हो गया। ₹8,00,000। फिर ईयर 2017-18 में फिर लॉस हो गया, 23,20,000, जिसका 20% मेरा है। बताइए साहब। 464, बताइए। निगेटिव है। 31,318 को ये हो गया 338,800। फिर ईयर 19-20 को, नहीं 18-19 को 29 लाख का 20% हमने निकाला, बताइए कितना हुआ? हाँ जी, 580। बेटा 338 तो यहां जाएगा, और बैलेंस कितना बच गया? 241,200 चला जाएगा होल्डिंग के हिस्से में। ये मजबूरी में जा रहा है, इधर होल्डिंग का कोई ड्यूटी है नहीं, लेकिन अब क्या करें, माइनॉरिटी हो गया है। बताइए क्या? नील। नील से नीचे तो जा नहीं सकता जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ना हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक, मेक गुड कर देंगे तो निगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन आप मान के चलना नहीं जाएगा निगेटिव में। चले शुरू करें। 31,318, नहीं 19, फिर लॉस हो गया 696 का 20% बताइए। ईयर 19-20 139 इधर चला गया। अब टोटल जोड़ के बताइए उसके हिस्से में कितना? हमारे हिस्से में तो नील है, 80,000 हमारा तो नील जा रहा है। ईयर 20-21, अब प्रॉफिट शुरू हुआ
बताइए 20%। यहां से माइनस करें, इनको तो कुछ देंगे नहीं जब तक उसका लॉस नहीं कंप्लीट होता है। तो 31, 3, 21 को बताइए। 3, 42, 400। ईयर 21, 22 बताइए। 680 का 20%। 136 अभी भी बेटा इधर ही जाएगा, इसके हथे अभी भी कुछ नहीं आएगा। थोड़ा ये बड़ा स्टेटमेंट बनता है, लेकिन है भी तो 8-10 साल की बात, 7 साल की बात है। बताइए, ये भी अभी भी निगेटिव में है। अब ईयर 22-23 में बताइए, 1240 का 20% कितना होता है? 252 बेटा, 254 बेटा। यहां पे 400 लिख दें, और बैलेंस बताइए कितना बचा? हाँ, 47,600। अब जाके इनका हिस्सा शुरू हुआ, ये हो गया नील, और ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट 31/3/23 को। बढ़िया क्वेश्चन है ना ये? एग्जाम में देखो आया हुआ 15 नंबर का। पीछे एग्जाम में देखो मई 19 में भी आया हुआ है, वो 10 नंबर का। इन्हीं को पकड़ना है बेटा, ऐसी चीजों को। लेकिन जब तक आप पूरी इंटेंसिटी से नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में कहीं इधर उधर घूमने चले जाएंगे, पार्टी सार्टी में चले जाएंगे, सारा एक दिन का पार्टी सार्टी मतलब 10 दिन की मेहनत बर्बाद। ये पार्टी करेंगे ना हम लोग 15-17 मई को एग्जाम देने के बाद, 2 महीने आराम कीजिए। फिर अभी भी आज से भी बेटा पढ़ना शुरू करोगे, आज से भी 80% नंबर लाया जा सकता है हर पेपर में। लाने वाला चाहिए। है कितना लप्पू सा तो सिलेबस है ही नहीं कुछ। कर लिए बेटा जी? आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, सब खत्म कर देना है बेटा। ये देखो, देखो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है तो याद रखना, इट्स करेंट ईयर डिविडेंड, चाहे पेड हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, हैज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम करेंट ईयर पीएल, even if not given in question, then only balance is for equity shareholder। ये जोड़ लो। तो बचेगा वही इक्विटी शेयर होल्डर के काम आएगा, और कुछ इक्विटी शेयर होल्डर के काम नहीं आएगा। पेज नंबर निकालो, कौन सा है? पेज नंबरिंग है ही नहीं। अच्छा, कैश फ्लो के नीचे है पेज नंबर? हाँ ऊपर है। कौन से पेज पे है? 111 पे। आ जाओ भाई, 111 पे आ जाओ। 3-1 के आ जाओ भाई। 111 मिला बच्चों को? 111 बहुत अच्छी बात है। एकदम शॉर्ट में करके लिखा हुआ, गारंटी देता हूं बेटा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने अटेम्प्ट हो चुके हैं और जितने अटेम्प्ट होंगे, मतलब ही नहीं है। चलें शुरू करें। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही सबसे ज्यादा आता है। देन ओनली बैलेंस इज फॉर इक्विटी। पढ़ देता हूं। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर सब्सिडरी में है, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट को जब एनालाइज करेंगे, तो पहले करंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड जरूर प्रोवाइड करेंगे, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। क्योंकि देखो 10 लाख है, एक प्रेफरेंस का है, तो मेरा 9 पे ना 60% है, क्योंकि मैं तो होल्डर इक्विटी शेयर का हूं, प्रेफरेंस का तो मैं हूं नहीं।
और वो जाके माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा देंगे, उनका डिविडेंड में माइनॉरिटी में दिखा देंगे। अच्छा, मान लो हम रिवोल्यूशन कर, क्या बोलते हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे फाइनल में कि जब आप किसी चीज को बेटा परचेज करते हैं ना, कोई भी चीज, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि 2, 4, 10 शेयर खरीदना हो, 1-2% खरीदना हो तो मार्केट से खरीद लेते हैं। लेकिन जब 70-80% खरीदना हो तो मार्केट से नहीं खरीदते, शेयर होल्डर से खरीदते हैं। तो शेयर होल्डर से मीटिंग होगी हमारी, शेयर होल्डर को बताएंगे देखो मार्केट प्राइस ये है, लेकिन कई बार मार्केट प्राइस फेयर प्राइस नहीं होता। अच्छी अच्छी कंपनियों का मार्केट प्राइस कम होता है और खराब कंपनियों का मार्केट प्राइस बहुत ऊपर हो गया होता है। तो ऐसे में लोग मार्केट प्राइस पे पूरा भरोसा ना करके, आप पढ़ेंगे अमलगमेशन, बल्कि पढ़ भी रखा होगा, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि डिविडेंड के बेसिस पे शेयर की वैल्यूएशन होती है, याद करो, अर्निंग के बेसिस पे शेयर की वैल्यूएशन होती है, और अमलगमेशन में पढ़ाओ नेट एसेट के बेसिस पे शेयर की वैल्यूएशन होती है, पढ़ा है? ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नहीं पढ़ा है? मान लो एक कंपनी आज बंद हो तो क्या होगा? सारे एसेट बिकेंगे, सारी लायबिलिटी की पेमेंट होगी, प्रेफरेंस की पेमेंट होगी, और जो बचेगा शेयर होल्डर में बटेगा। ठीक बात है? तो कहने का मतलब है मार्केट प्राइस एकमात्र इंडिकेटर नहीं होता, और कईयों की तो मार्केट प्राइस होती भी नहीं है। मैं लिस्टेड कंपनी का ही तो होगा, अनलिस्टेड का तो होगा भी नहीं। तो क्या हम उनके शेयर की वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे? करेंगे ना, अर्निंग बेस। आपने पढ़ा होगा P0 बराबर याद है D1 KE माइनस जी, कर सकते हैं ऐसे, या EPS डिवाइड बाई KE माइनस जी। तो अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन भी होती है। मत पढ़ो, अकाउंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एफएम में है ना भाई। हम इतना जानते हैं अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो उसकी वैल्यू होगी, लेकिन मान लो कई बार कंपनी में प्रॉफिट कम होता है बट फ्यूचर प्रॉफिट का बहुत चांस है, ये ग्रोथ का चांस है, तो लोग नेट एसेट वैल्यू भी ले लेते हैं। पुरानी कंपनियों के इसमें खूब लैंड एंड बिल्डिंग है, उनमें नेट एसेट वैल्यू भी चलती है। नेट एसेट वैल्यू मतलब समझते हो, ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऐसा भी तो चलता है भाई। एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर नेट एसेट होता है, और डिवाइडेड कर दें तो हो जाएगा। लेकिन नेट एसेट के लिए हमें चाहिए एसेट्स की वैल्यू, तो क्या एसेट्स की बुक वैल्यू लें या एसेट्स की करंट वैल्यू लें? बुक वैल्यू तो हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डिडक्शन होता है, वो कई बार सही रिप्रेजेंटेटर नहीं होता। आपको याद होगा पार्टनरशिप एडमिशन और रिटायरमेंट, जो पार्टनरशिप का एडमिशन या पार्टनरशिप का रिटायरमेंट होता है, तो नया पार्टनर कहता है कि नहीं भाई पहले एसेट की वैल्यू करो तब हम आएंगे, सब एसेट को करंट वैल्यू पे लेके आओ। याद आया किसी को? तो जब 1/5 हिस्से के लिए आता है तो रिवोल्यूशन होता है। यहाँ तो माइनॉरिटी मेजोरिटी के लिए आ रहे हैं, 80% के लिए आ रहे हैं, या वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए? इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। लायबिलिटी का भी होता है, बट आपके क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी का है नहीं, सब एसेट का है। क्या मतलब है? मान लीजिए आज बुक वैल्यू है 500, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी पुरानी है। जैसे यही बिल्डिंग देख लो, ये बिल्डिंग हम लोगों ने खरीदी थी 2008 में 5 करोड़ में, लेकिन आज चल रहा है 2025, क्या 5 करोड़ ही होगा? मान लीजिए इसकी वैल्यू बढ़ के 15 करोड़ हो गई है, तो मैं अगर टॉपर्स का शेयर बेचूंगा, आप नेट एसेट निकालेंगे तो बुक्स में तो अभी 5 करोड़ या उससे कम में ही आ रहा होगा, तो क्या मैं उस वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा? मैं कहूंगा नहीं भाई, बुक्स में आप रिवैल्यू करके 1500 करो, और फिर देखो नेट एसेट क्या आ रहा है। जाहिर है मेरा नेट एसेट बढ़ जाएगा, जब रिजर्व बढ़ेगा तो नेट एसेट नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? या अगर बुक्स में नहीं भी करो, हो सकता है कि सब्सिडियरी कंपनी ना माने, मैं इन्वेस्टर हूं आप इन्वेस्टर हैं, हमारे बीच में बात हो रही है, तो बुक में नहीं भी करोगे तो अलग से निकालते समय तो कर लो, क्योंकि कैश तो हमें लेना देना है, कंपनी को क्या मतलब है? लेकिन रिवोल्यूशन होगा, ठीक है ना? आपने देखा होगा कि भाई तुम चाय पियोगे, नहीं तुम क्या करोगे? तो बोला मैं चाय पीऊंगा। मान लो तुम्हारे पास चाय नहीं है तो क्या करोगे? तो मैं चाय बना के पीऊंगा। मान लो सामान भी नहीं है तो क्या करोगे? तो मैं जाऊंगा
सामान लाऊंगा, चाय बनाऊंगा, चाय पीऊंगा जरूर। तो वही वाली बात यहाँ है, बुक्स में करो या बुक्स में मत करो, लेकिन मैं रिवैल्यूएशन तो करूंगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन तो करूंगा। आ जाओ देखो, तो अगर बुक्स में शो हो रहा है तब तो ये एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डी टू रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन है तो पीएल अकाउंट डी टू फिक्स एसेट A10। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन प्री इक्वेशन प्रॉफिट है कि पोस्ट? प्री है, क्योंकि मेरे खरीदने के डेट को रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब आज तक जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है, आगे थोड़े ना, आगे तो बाद में देखेंगे। लेकिन कई बार अकाउंटिंग नहीं होती बेटा सब्सिडरी के बुक्स में। क्यों नहीं होती अकाउंटिंग सब्सिडरी के बुक्स में? सब्सिडरी को क्या मतलब है कि आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये तो मालिक मालिक के बीच की बात है। आप जानते हैं ना, कंपनी अलग होता है और शेयर होल्डर अलग होते हैं। बताओ, हमें अगर होल्डिंग कंपनी बनना है तो हम कंपनी से शेयर लेंगे या किसी शेयर होल्डर से लेंगे? भाई अगर किसी को टॉपर क्लासेस खरीदना है तो टॉपर से शेयर लेगा कि भगवान लाल से लेगा? भगवान लाल से लेगा। टॉपर्स के पास थोड़ा ना शेयर होते हैं, उसके लिए तो लाइबिलिटी, मैं इन्वेस्टर हूं, शेयर तो मेरे पास होंगे ना, मेरे पास है। अरविंद दुबे सर से लेना पड़ेगा, आरती मैडम से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वी आर शेयर होल्डर। ओहो, कंपनी अलग एंटिटी होती है और शेयर होल्डर अलग होते हैं। कंपनी की तो लाइबिलिटी है, शेयर किसके पास है? इन्वेस्टर के पास। जैसे आपको रिलायंस खरीदना है तो रिलायंस से बात करोगे या मुकेश अंबानी से? रिलायंस से बात करके क्या फायदा होगा? मुकेश अंबानी से बात करते हैं। अभी थोड़े समय पहले आपने देखा फ्लिपकार्ट बिका था, तो फ्लिपकार्ट से बात नहीं किया अमेजन ने, क्या बोलते हैं वो, वॉलमार्ट ने। उसने जो बिन्नी बंसल थे और कौन थे शेयर होल्डर, उनसे बात करी, उनको खरीद लो, बात खत्म। कंपनी तो अपने आप, कंपनी तो निर्जीव है, वो थोड़ा बोलेगा नहीं मैं नहीं बिकूंगा, मुझे नहीं बिकना। गाय भैंस, गाय भैंस की खरीद बिक्री होती है तो गाय भैंस से पूछते हैं, उसके मालिक से पूछते हैं, मालिक जिसको बेच दे वो अपना भैंस उठा के चल देता है, भैंस को ज्यादा मतलब नहीं होता। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? चलो, तो इफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज नॉट अकाउंटेड इन सब्सिडरी बुक, ध्यान देना, तो ऐसे सिचुएशन में जानते हैं क्या होगा? ध्यान दो। अरे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, इधर पढ़ने पे ध्यान दो ना। अरे बाद में कर लेना, रखो। देखो, प्री इक्वेशन प्रॉफिट को बढ़ाइए और फिक्स्ड एसेट को बढ़ाइए। कौन से केस में? रिवैल्यूएशन के केस में। इन केस, लिख लो, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन या अपवार्ड रिवैल्यूएशन, अपवार्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है। और इन केस ऑफ डिवैल्यूएशन बताइए क्या करेंगे? डिक्रीज इन प्री इक्वेशन प्रॉफिट और डिक्रीज इन पीपी। वो तो डबल एंट्री तो होगा ही होगा ना, एसेट बढ़ेगा तो रिजर्व बढ़ेगा, घटेगा तो रिजर्व घटेगा। ठीक है। अब मैं आपको यहीं से क्वेश्चन करा देता हूं, फिर यहां से कराऊंगा। मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, वो सबके बुक में है, कॉपी में। अब 60% शेयर हमने इतने में खरीदा, लेकिन इसके लिए प्लांट और मशीनरी को घटाया, इसको घटाया, इसको बढ़ाया। आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना है। तो देखो बेटा, इसमें हम 20% जोड़ दें, इसमें हम 10% घटा दें, और इसमें हम 100% जोड़ दें। यस और नो? तो नेट एसेट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये जोड़ के बताओ कितना हो रहा है? 1200। ये जोड़ के बताओ 1600। ये जोड़ के बताओ, हाँ, और ये तो जो है तो वही रहेगा। बताइए बैलेंस शीट कितना हो गया? 5980। ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, लेकिन एक रिवॉल्यूशन रिजर्व बन जाएगा बेटा। देखो ये 200 मैंने गलत लिख दिया यार, घटा था, रियली सॉरी। ये घटा था, ये घटा था, और ये बढ़ा था। हम लोगों ने गलती कर ली, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था,
कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते कितना टाइम लगना है। 20, 800 हो गया बेटा, 1600 हो गया, 180 हो गया। चलिए सब जोड़िए तो 55। अब देखिए यहां पे -200 हुआ था, +800 हुआ था, -20 हुआ था, सब नेट करके बताइए। 580 होगा बेटा, तो अब ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें ऊपरने वाले तरीके से ही बनाना है, तो ध्यान दो बेटा, ये भी प्री है क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन का दिया हुआ है, ये भी प्री है बेटा, है ना दिया हुआ, और ये तो खैर होता ही है, इसी को तो बांटना है, हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। प्री इक्विजिशन रिजर्व कितना है 1000, और ये सब जोड़ जा रहे कितना हो गया 500, तो टोटल मिला कितना हो गया 1580। इसमें कोई दिक्कत? माइनॉरिटी को दे दे बेटा शेयर कैपिटल का हिस्सा। देखो तो शेयर कैपिटल कितना था, शेयर कैपिटल था 2000, तो 2000 का 40 और 60 कर सकते हैं, 1580 का 40 और 60 कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटा दें तो बात बन जाएगी। पॉसिबल है। अब एक नई बात पढ़िए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये समझ में आया बच्चों को? एक क्वेश्चन देखते हैं, यही देख लो। नहीं रिवोल्यूशन वाला देखो, ये तो बच्चों वाला है, ये तो बन जाएगा। ये वाला देखो, ये पढ़ो। देखो हमने 70% खरीदा 20 में, 70 लाख में, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, प्रॉपर्टी प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट 20% बढ़ गया, जोड़ ले बेटा 20%, बताते चलो। 148, ये डाउन हो गया 49.5, और तो कुछ है नहीं। डिविडेंड हमने बांटा है 20% 31 मार्च को, ये 31 मार्च का डेट है, और डिविडेंड हमने बांट दिया है, तो बांट दिया तो मेरे ख्याल से पेड हो गया है, तो ये बैलेंस शीट में करंट एसेट तो कम हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, और करने की जरूरत तो है नहीं। तो आपने कितना खरीदा है, जिस भी भाव खरीदा, हमें क्या करना है, चलो ये जोड़ो जरा, 1 2 3 4 5 6, ये छोड़ देना, ये जोड़ो 1 2 3 4, ये माइनस कर देना, ये माइनस कर देना, अपने आप नेट एसेट आ जाएगा। नेट एसेट बताओ, ठीक से करना बेटा, 1 2 3 4 जोड़ो, 5 और 6 घटाओ, एक बच्चा आता है रोज पूछता है टेस्ट कब लोगे, वो पढ़ भी लिया कर बे। टेस्ट बेटा लगातार चल रहा है, मैंने कितनी बार बोला। और वो पूछ के भाग जाता है टेस्ट कब लोगे, भाग जाता है। मैंने तो टेस्ट में डाल रखा है, पूरे ग्रुप पे डाल रखा है। बताओ कितना होगा, 144 होगा? हाँ भाई 144 होगा, सही बात है, गलत बटन दबा दिया भाई ने। बोलो भाई 138.5। चलें, अब बताओ आपने कितने % खरीदा है, तो आपका शेयर इन नेटवर्थ कितना हो रहा है, 70% है ना आपका, बताइए। अब देखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है,
लिखा है कि 20 रुपए पर शेयर है और टोटल कितने में खरीदा था? 70 लाख में। तो बोलिए गुडविल की कैपिटल रिजर्व, आई थिंक कैपिटल रिजर्व है 26.95। ठीक है, मैंने यही कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक और करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, ये आप करके दिखाएंगे, ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये करके दिखाओ। 60% शेयर खरीदा मैंने 20 के रेट से, बाकी ये सब दे रखा है, डिविडेंड पे किया और एग्रीड बिटवीन, डिविडेंड पे नहीं किया बेटा, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है। और दोनों कंपनियों के बीच में ये बात हुई है कि प्रॉपर्टी प्लांट डेप्रिसिएट होगा, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लेंगे, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालो। तो देखो इसमें क्या फर्क पड़ना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ना 10% बढ़ेगा, और ये बढ़ के बेटा कितना हो जाएगा? 77 लाख। और इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेंगे 60 लाख पे। क्या ये बात सही है? बोला है ना? इन दोनों में देखिए चेंज है, इसमें से बेटा घटेगा डिविडेंड 20%, 1 करोड़ का 20%। बताओ डिक्लेयर हुआ है, अभी मिला तो नहीं है? कह रहा है कि टू बी डेप्रिसिएट, ऐसे घटाना है। ठीक ठीक बेटा, मैं गलत हूं, आप सही हैं, आप सही हैं, -10%। तो ये होगा 63। यू आर राइट। ठीक है बेटा जी। अब करंट एसेट में देखिए डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है, और पे हुआ है कि नहीं हुआ नहीं बता। अगर पे हुआ है तो अलग बात होगी, डिक्लेयर्ड हुआ तो अलग बात होगी। अगर केवल डिक्लेयर्ड हुआ है, ठीक है, तो इसमें से माइनस होगा। पेड हो चुका है तो इसमें से माइनस नहीं होगा। पिछली बार हमने माइनस नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार क्या हो गया था? पेड। चलिए, उनके लिए 1 करोड़ का 20%, 20 लाख, तो ये बचेगा 48 लाख। और लोन्स एंड एडवांसेज तो 22 है ही, हम एसेट मान रहे हैं। बोलिए बेटा नेट एसेट बोलिए। 193 लाख। उसमें से ये 2 लायबिलिटी बेटा घटा दें, क्योंकि रिजर्व में सरप्लस मुझे नहीं पता, बट लायबिलिटी तो पता है। 2 लायबिलिटी घटा दीजिए। 65 अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 120। आया भी कुछ समझ में? अब हमें निकालना है गुडविल या कैपिटल, जो भी निकालना हो। देखिए शेयर इन नेटवर्थ 128 लाख का कितने %? 60%। बताइए 76 पॉइंट। अब हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? देखिए 60% शेयर मतलब 10 लाख शेयर का 60%, और एक शेयर 20 रुपए खरीदा है। देख लो, इसका 60% 20 रुपए खरीदा है, 1 करोड़ 20 लाख। अब देखना यह है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो हमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने शेयर आज खरीद लिया है। चलिए मानते हैं हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सीधे 1/20 ले लेंगे, और अगर मिलेगा तो 1/20 में मेरा जो हिस्सा है वो प्री इक्विशन का हो जाएगा, तो 20 लाख का 12% हमें भी मिलेगा। 20 लाख बट रहा है ना, तो 20 लाख का 60% 12 लाख तो हमें भी मिलेगा ना। अगर ऐसा है तो देख लीजिएगा, नहीं तो अब सीधे आप लेस कर लीजिए। बताइए गुडविल बताइए। 43.2। ठीक बात है बेटा जी। तो ये रिवैल्यूएशन का बहुत ही सुंदर पॉइंट है, लेकिन इसमें छोटा सा पॉइंट और है, देख लीजिए तब बताएंगे। देख लिए सबने? अब आइए, देखिए
रिवोल्यूशन डेट ऑफ अकाउंटिंग के डेट अगर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब एज 10 पढ़ते हैं, एक बार अगर एसेट का रिवोल्यूशन या डिवोल्यूशन हो जाए तो डिप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे होनी चाहिए? रिवैल्यूड पे। एज 10 क्या कहता है कि जब भी कोई एसेट में कमी बेसी होगी तो आगे बताइए क्या होगा, आगे वही होगा। ठीक बात है, आगे चलें। अब मान लीजिए मेरी बुक वैल्यू 1 लाख है और रिवोल्यूशन हो गया इतना, बैलेंस शीट यहां बना रहा हूं मैं, और बुक्स में रिवोल्यूशन नहीं हुआ, रिवोल्यूशन हमने केवल अपने खरीदने बेचने के लिए किया, तो बुक्स में अगर रिवोल्यूशन नहीं हुआ बेटा तो 1 लाख का डिप्शन चार्ज होगा, मान लेते हैं 10% रेट है, जबकि होना कितना चाहिए था, अगर बुक्स में एडजस्ट हो गया होता तो 15 होना चाहिए। तो देखिए आपने बुक्स में 5,000 का डिप्शन कम चार्ज किया है, तो ध्यान दीजिएगा रिवैल्यूएशन इन अकाउंटिंग एंड सब्सिडरी तब तो डिप्शन ठीक से चार्ज होगा, किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन बुक्स में अकाउंट नहीं हुआ है, जो 99.99% केस में ऐसा ही होगा, बुक्स में नहीं होगा, तब भैया डिप्शन ओल्ड वैल्यू से आ रहा होगा, लेकिन हमें लेना है नई वैल्यू से, तो अगर अपवर्ड है तो एक्स्ट्रा डिप्शन चार्ज करना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 5,000। और अगर डाउनवर्ड है, मान लीजिए हमने वैल्यू 1 लाख से घटा के 80 कर दी, तो 1 पे 10 होता, 80 पे तो 8 होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम ऐड बैक करेंगे। याद रहेगा बच्चों को? तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बेसिस पे बहुत सारी बातें बनेंगी। चलिए बोनस अब अगले दिन के लिए रहने देते हैं, आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप बड़े आराम से, पहले भी आपने पढ़ रखा है, पहली बार तो ऐसा है नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, तो 5.8 तक मैं नहीं जानता क्या टाइम लगेगा नहीं लगेगा, आई डोंट केयर, 5.8 तक किसी भी सूरत में आपको बना के आना है, और तरीका मेरे वाला अपनाना है, किताब वाला नहीं, छोटा सा टेबल बना के उससे करना है। ठीक है, थैंक यू।